देखो आज अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अगर आपके पास जनवरी 21 का अपडेटेड मॉड्यूल है तो वो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, और अगर आप नवंबर 20 का अगर आपके पास मॉड्यूल है तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ नवंबर 20 मॉड्यूल एंड जनवरी 21 और मतलब मई 21 और ऑनवर्ड्स के लिए जो मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में अपन पहले समझते हैं। तो इसने क्या लिख रखा है? इसने कुछ भी नहीं लिख रखा है। इसने बैलेंस शीट आपको न्यू लाइट लिमिटेड की गिवन है, जिसके अंदर आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस की आपको क्या गिवन है? बैलेंस शीट गिवन है, और ये पूरी आपको बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, इस बैलेंस शीट के बाद आपको बता रखा है कि इसने कैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस कैसे है, डिबेंचर्स कैसे हैं, ये सब बातें आपको इसने बता रखी है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कि भैया कंपनी ने एक प्रॉपर्टी बेची 1 लाख, द कॉस्ट ऑफ इज 2 लाख एंड द डेप्रिसिएशन 80,000। ठीक है, कंपनी ने एक प्रॉपर्टी बेची है प्लांट एंड इक्विपमेंट की, जिस 1 लाख रुपए में, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 2 लाख रुपए, और इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा रखा है अपन ने? 80,000। ठीक है, द कंपनी आल्सो डिसाइड टू राइट ऑफ अनदर आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्टिंग किसकी जितनी? 56,000, जिस पे डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट हो रखा है? 40,000 हैज बीन प्रोवाइडेड है। देखो इसने क्या लिखा है? राइट ऑफ की है ना अदर आइटम, तो इट मीन्स यहाँ पे 0 रुपए में बेचा है उसको। आप एक तरीके से ये मान सकते हो कि इसको अपन ने बेचा है, जिसमें अपन को मिला कितने रुपए हैं? 0 रुपए मिले हैं। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में टोटल कितना था? 3,60,000। ठीक है, कंपनी ने एक इन्वेस्टमेंट बेचे हैं अपने एट ए प्रॉफिट ऑफ 40,000 पे। ठीक है, डिबेंचर प्रेफरेंशियल कैपिटल को आपको क्या करना है? रिडीम करना है 5% प्रीमियम पे। ठीक है, देखो ये एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनना इसको। क्या कहता है? क्या कहता है ये एडजस्टमेंट? कहता है आपसे कि भैया कंपनी क्या करती है? डिसाइड करती है कंपनी टू वैल्यू करना इन्वेंट्री को एट कॉस्ट पे, जबकि वेयर मतलब जबकि प्रीवियसली मतलब पहले द प्रैक्टिस वाज टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट लेस 10%। मतलब जबकि पहले कंपनी क्या करती थी? उसको कॉस्ट लेस 10%, इट मीन्स कि पहले उसको कंपनी 90% पे दिखाती थी, और अब कंपनी कहती है कि मैं उसको 100% पे दिखाना चाहती हूँ। और इसी तरह जो इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू द बुक्स कितनी दिखाई गई है? 31 मार्च 2010 को 2,16,000, इट मीन्स ये 90% पे दिखाई गई है। ठीक है, लेकिन इस साल जो करंट ईयर का जो था 31 मार्च 2011, उस पर वो करेक्टली वैल्यूड हुई थी। क्या वैल्यू हुई थी? करेक्टली वैल्यूड हुई थी कितनी की? 3 लाख रुपए की। इट मीन्स कि ये जो 3 लाख रुपए हैं वो आपके 100% पे है। और आपको क्या बनाना है? आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। किस मेथड का यूज करते हुए? इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हुए। ठीक है, अपन अब इस क्वेश्चन को चालू करते हैं, इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं। देखो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन ने क्या लिखा? इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन ने लिखा बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। ठीक है, फिर अपन ने जो डिफरेंस था उसको अपन ने क्या कर दिया? बाय बैंक 4 लाख रुपये। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? यस सर। फिर उसके बाद अपन ने बात करें 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बनाया, क्योंकि अब आपको पता है मैं बार बार ये बात रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि जब भी अपन इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं और अपन को बैलेंस शीट गिवन होती है तो हमेशा अपन क्या करते हैं? बैलेंस शीट में जितने भी अकाउंट्स में अपन को बैलेंसेस डिफरेंस होता है उनका अपन क्या बनाते हैं? अकाउंट बनाते हैं अपन उन आइटम्स का। ठीक है, अपन ने क्या बनाया? अब अपन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। देखो ढंग से समझना इसको। ओपनिंग बैलेंस 4 लाख था, क्लोजिंग बैलेंस आपका 2.80 लाख था। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि भैया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हुए एट अ 5% प्रीमियम पर। इट मीन्स कि भैया ओपनिंग में अपने पास 4 लाख था, क्लोजिंग में अपने पास 2,80,000 था। इट मीन्स कि 1,20,000 के अपने क्या कर दिए? प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए उस कैपिटल अमाउंट के। ठीक है, लेकिन उसको अपन ने एट द रेट 5% प्रीमियम पे करा, तो मतलब 1,20,000 का 5% प्रीमियम कितना होता है भैया? 6,000 होता है। तो मैंने 6,000 प्रीमियम यहाँ डाल दिया और 1,26,000 का पेमेंट मैंने यहाँ कर दिया। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? सर प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस
शेयर कैपिटल मैंने जो प्रीमियम था वो 6,000 का यहाँ डाला और 1,26,000 का पेमेंट मैंने यहाँ कर दिया। उसके बाद सर अपन बात करते हैं अपने कैपिटल रिजर्व की। ठीक है, देखो कैपिटल रिजर्व में अपने पास क्लोजिंग बैलेंस था बट ओपनिंग बैलेंस नहीं था। फिर इसमें अपन ने यहाँ पे बाय इन्वेस्टमेंट कैसे डाला, उसमें अपन थोड़ा सा आते हैं। ये देखो इन्वेस्टमेंट पे अपने पास ओपनिंग बैलेंस था 4 लाख का, क्लोजिंग था 3,20,000 का। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में उसने कह रखा था कि कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट बेचती है। कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000 विच वॉज क्रेडिटेड टू द कैपिटल रिजर्व। अब देखो कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट बेचे एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000 के प्रॉफिट में बेचे। मतलब आपका जो 40,000 का जो प्रॉफिट है विच वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, उसको आपको पीएनएल अकाउंट की जगह कैपिटल रिजर्व से बंद करना है। इस कारण से मैंने क्या करा, उस कैपिटल रिजर्व में बाय इन्वेस्टमेंट 40,000 डाल दिया। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, फिर अपन ने 40,000 के प्रॉफिट में बेच दिया, तो इट मीन्स जो आपका बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका क्या होगा, सेल वैल्यू होगी 1,20,000। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, हटाओ। फिर अपन अब आगे बात करते हैं अगले अकाउंट की, जिसका नाम है 9% डिवेंचर अकाउंट। देखो यहाँ पे अब आप मेरी बात सुनो, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको ब्रह्मास्त्र पढ़ाया था कि जब भी आपको डिवेंचर बैलेंस शीट में उसके परसेंटेज के साथ दे रखा होता है तो यहाँ पे इंटरेस्ट एक साइलेंट एडजस्टमेंट होती है, तो अपन को इंटरेस्ट का भी ट्रीटमेंट करना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने कहा कि भैया डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम, मतलब यहाँ पे रिडम्पशन भी आ गया है, इस कारण से अपन इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अपने पास जैसे ओपनिंग बैलेंस था 4 लाख का, क्लोजिंग था अपने पास 2,80,000 का। ठीक है, वही अपन को प्रीमियम देना है, वही अपन क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं एट ए 5% प्रीमियम पे। तो भैया शुरुआत में 4 लाख का था, लास्ट में 2,80,000 का है। इट मीन्स कि 1,20,000 का मैंने क्या कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ। तो 1,20,000 का मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो 1,20,000 का पे प्रीमियम दूंगा 5%, मतलब कितना होता है 6,000। तो मैंने बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना डाला 6,000, और यहाँ मैंने पेमेंट करता हूँ 1,26,000 का। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? ठीक है, फिर अब अपन आगे बात करते हैं अपने अगले अकाउंट की, जिसका नाम है टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। देखो आपके पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है 3,60,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 3,40,000। फिर वहां पे अपन को लिखा हुआ है कि भैया अपन को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपन को यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे अपन को कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि मैंने कितना पीएनएल से चार्ज करा, मैंने कितना पे करा। तो अपन ये अजम्पशन लेते हैं, अपन क्या लेते हैं, अपन ये अजम्पशन लेते हैं कि जितना ओपनिंग बैलेंस है अपन ने उतने का क्या कर दिया होगा, अपन ने उतने का पेमेंट कर दिया होगा, और अपने पास जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो बाय पीएनएल के नाम से आ जाता है। आई बात समझ में? यस सर। फिर अपन आगे बात करते हैं अब अपने 3 अकाउंट की, फिक्स असेट्स अकाउंट की, फिक्स असेट्स डिस्पोजल अकाउंट की, एंड प्रॉफिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की। अब कई बच्चे पूछेंगे कि सर अपन ने यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्यों बनाया? क्योंकि आप क्वेश्चन ढंग से देखोगे तो वहाँ बैलेंस शीट में आपको फिक्स असेट्स लेस डेप्रिसिएशन गिवन है। इट मींस कि वहाँ पे वो ग्रॉस मेथड का यूज कर रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड का। और जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड का यूज होता है तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है, ऐसे 3 अकाउंट बनाने होते हैं। तो देखो फिक्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 32 लाख है, क्लोजिंग 38 लाख है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो फिक्स असेट्स अकाउंट होता है वो आपका हमेशा कॉस्ट बेसिस पे बनता है, और कॉस्ट बेसिस पे आपको सेल और परचेज की एंट्री डालनी होती है। तो आपने सेल करा कितने का, आपने एक तो बेचा 2 लाख रुपए का फिक्स असेट्स, और एक आपने बेचा 56,000 रुपए का फिक्स असेट्स। तो मैं इसको डाल सकता हूँ बाय फिक्स्ड असेट्स डिस्पोजल अकाउंट 2 लाख रुपये प्लस 56,000 रुपये। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और जो भी आपके पास बैलेंसिंग फिगर होगा, और जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर होगा वो 2 बैंक अकाउंट के नाम से जाएगा 8,56,000। क्लियर हो गया? फिर आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आएगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपका ओपनिंग बैलेंस था
ये आपका क्लोजिंग बैलेंस था। और वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि भैया बाय डेप्रीशिएशन, भैया क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स असेट्स प्रोवाइडेड 3,60,000, तो आपने ये बाय डेप्रीशिएशन 3,60,000 डाल दिया। और मैंने आपको बताया था जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाओगे तो उसके डेबिट साइड में बेचने वाली मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आता है। तो आपके जो 2 लाख वाली मशीन जो आप बेच रहे हो उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 80,000, एंड जो आप 56,000 वाली जो मशीन बेच रहे हो उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 40,000। तो आपका ये दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब आता है फिक्स असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। उसके अंदर सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपने क्या डाला, 2 फिक्स असेट्स से आपने क्रॉस एंट्री डाली इस अकाउंट से 2 लाख की और 56,000 की। फिर आपने बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डाला, आपने इधर से क्रॉस एंट्री 80,000 और 40,000 की, ठीक है। फिर आपने क्या करा, आपने 1 लाख रुपए में बेचा एक मशीनरी को, और एक मशीनरी को आपने 0 रुपए में बेचा। तो मतलब बाय बैंक आप 1 लाख लिख सकते हो, यस सर। और फिर जो बैलेंसिंग फिगर होगा बाय पीएनएल अकाउंट से 36,000 रुपए का, ये सॉरी कट गई है फोटो थोड़ी सी, ये 36,000 है, इसको सही कर लेना, ये 36,000 है, 36,000, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से ये बैलेंस ये अकाउंट पे आपका टैली होता है। फिर अपन बात करते हैं अपने डिविडेंड अकाउंट की। देखो डिविडेंड अकाउंट का अपन को ओपनिंग बैलेंस गिवन था, अपन को क्लोजिंग बैलेंस गिवन था, ठीक है। और अपन को यहाँ भी डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं कह रखा था कि अपन ने कितना डिक्लेयर करा कितना पे करा। तो अपन ये मानते हैं कि जितना ओपनिंग बैलेंस अपन उतना ही पे करेंगे, तो 1,20,000 अपन ने पे कर दिया। और जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे। किससे चार्ज करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, ठीक है। आई बात समझ में। अब अपने 2 अकाउंट बचे हैं, एक जनरल रिजर्व बचा है, एक आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन बचा है। देखो जनरल रिजर्व में आपको क्या करना है भैया, बाय बैलेंस शीट डालना है 6 लाख और टू बैलेंस शीट डालना है आपको 7,60,000। और जो भी आपका डिफरेंस होगा वो आपको क्या करना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्या करना है, आपको उसको चार्ज करना है। क्लियर हो गई बात, यस सर। अब अपन बात करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस डाल देना है 2,40,000, क्लोजिंग डाल देना है 3 लाख, ठीक है। फिर आपको ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, ये जो 6,000 है, आपको इसकी भी क्रॉस पोस्टिंग करनी होती है यहाँ पे, क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आपका पीएनएल अकाउंट में जाता है, लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। फिर आपको इसमें एंट्री करनी है, आपके डिविडेंड की क्रॉस पोस्टिंग डालनी है, आपको जनरल रिजर्व की क्रॉस पोस्टिंग डालनी है, ठीक है। फिर जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो आपके पास बचेगा बाय पीएनएल 3,86,000। क्या आपको ये बात समझ में आती है, यस सर। ये आपके सारे वर्किंग नोट पे जितने भी अकाउंट खुलने चाहिए थे उन सबको मैंने खोल दिया है, उन सबको मैंने पोस्टिंग डाल के उनको सबको फिल भी कर दिया है। देखो अपना 2 वर्किंग नोट और बच जाते हैं, वो मैं आपको पूरा और यहाँ पे ढंग से समझा देता हूँ। देखो उसमें कहा था कि 2,60,000 है, 2,16,000 वो 90% पर है। इट मीन्स कि उसका 100% कितना होगा, 2,40,000। तो इट मीन्स कि ओपनिंग इन्वेंट्री आपका इंक्रीज हुआ है 24,000 से, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा सर, आपका प्रॉफिट रिड्यूस ही होगा ना 24,000 से। आपने लास्ट वाला एडजस्टमेंट पढ़ा होगा, लास्ट वाले एडजस्टमेंट क्या लिखा था कि भैया पिछले साल तक मैं 90% पे वैल्यू करता था, अब मुझे 100% पे वैल्यू करना है। इट मीन्स कि पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग है, इस साल का ओपनिंग अगर आपका 24,000 से बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट 24,000 से कम भी तो होगा। आगे बात समझ में, यस सर। अब अपन बात करते हैं अदर करंट एसेट की। देखो अदर करंट एसेट आपको क्लोजिंग बैलेंस है 13,10,000, जिसमें से 3 लाख आपकी इन्वेंट्री है जो कि एकदम करेक्टली वैल्यूड है, और 10,10,000 बचा जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका अदर करंट असेट है। ऐसे आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में आपके 11,10,000 है, ठीक है। फिर उसमें आपका जो 2,16,000 है वो आपका इन्वेंट्री है। बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा वो आपका 8,94,000 आपका अदर करंट असेट होगा। प्लस इसमें आपको क्या करना है, इसमें प्लस आपको करना है 24,000। क्यों, क्योंकि आपका ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ भी तो रहा है ना 24,000 से, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 12,40,000 आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको इन्वेंट्री लिखना पड़ेगा। यहाँ तक की बात समझ में आई,
क्लियर हुआ। इस वीडियो में अपन यहाँ तक ही रखेंगे। इस वीडियो में अपन ने पूरे जितने भी इसके वर्किंग नोट थे वो अपन ने पूरे समझे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस कारण से मैं इसके 2 पार्ट बना रहा हूँ। एक में पूरा वर्किंग नोट है, एक में पूरा मेन सॉल्यूशन है। पूरे वर्किंग नोट को आप 1-2 बार देखें, पूरा देखें, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स ढंग से समझ में आए। ठीक है, इसका मेन सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है।